जी बेटा जल्दी से ज्वाइन करें। मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। लास्ट वाली स्लाइड में समझ नहीं आई मैम, रिपीट कर दी। चलिए मैं लास्ट वाली स्लाइड जो है उसमें हमने अभी तक पढ़े ही 2 स्लाइड मैम पॉइंट्स। शायद सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है मौसम की वजह से। नो इशू बेटा, बारिश हुई है एक्चुअली, तो ये सब तो अब हमें फेस करना ही पड़ेगा ड्यू टू बारिश। आज जैसे कि मेरा वेबिनार भी है, तो उसमें भी मैं सोच रही हूँ पता नहीं इंटरनेट क्या करेगा हमारे साथ। तो बारिश की वजह से बेटा ये तो थोड़ा होगा, इंटरनेट इशू तो थोड़ा सब सा फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तो दे रही हूँ। तो अब मैंने ज़ूम पे आज तक के आपके सारे लेक्चर्स कर दिए हैं अपलोड यूट्यूब पे। यस मैम। मैं आपको लिंक भेज दूँगी, आप लोग वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। यस मैम, थैंक यू। यू वेलकम बेटा। सो मैम बैक क्या टू द। आपने भेजा है? जी बेटा। क्या आपने सेंड किया है? बेटा मैंने कहा यूट्यूब पे मैं आज आपके सारे लेक्चर्स को अपलोड करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने कर दिया है, अपलोडिंग चल रही है। उस ओके अपलोडिंग मैम। के बाद आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और आप लोग अपने सवाल बना सकते हैं कि आपके पास पेपर्स में कैसे सवाल थे, आपको आंसर में क्या लिखना है। मैम एक रिक्वेस्ट करें। जी बेटा बोलिए। मैम हमारा ये कंप्लीट होने वाली है ना फिजियो, जी लास्ट टॉपिक है आज। तो मैम आप ना एक बार हमें ना सीक्वेंस से सारे टॉपिक्स के नेम बता देंगी, मतलब जब भी आप फ्री हो, या तो आप टेक्स्ट करके भेज दें या फिर क्लास की मैं एंड में। आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देती हूँ ग्रुप में। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, जिसमें हमने जो जो पढ़ा है, जो जो टॉपिक्स के साथ, वो मैं जी आपको मैम, बता बिल्कुल दूंगी। बस स्टार्टिंग से आउटलाइन तो उसी होगी ना। सीक्वेंस से हमें नेम बता दे। जी मैम, आउटलाइन है। बिल्कुल ऐसा है। आउटलाइन में कुछ ऊपर के टॉपिक्स थे जो कि मुझे मार्क करके मैम भेजे थे आपकी जीआर ने कि ये हो चुके हैं, तो वो मैंने इंक्लूड जी नहीं किए। मैम, बस आपने जहाँ से पढ़ा है ना, आप वहाँ से हमें बता दिएगा। चलिए ठीक है। ओके मैम। जी ज्योतिका, आप क्या मैम कहना चाह रही हैं? मैम ये कि जो अब थ्योरी बेस्ड तो पेपर नहीं होगा ना, थ्योरी पेपर्स में नहीं आएगी, प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो क्या फायदा होगा? बेटा प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। बेटा हमारे यहाँ 55% जी स्टूडेंट्स मैम। इसी बात पे मार मैम खा नहीं आ रही। जाते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बना होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सवाल में क्या पूछा है और हम किस तरह इसको समराइज करके लिखें। बेटा वो आपसे पूछ रहा होता है लिपिड्स के फंक्शन, और आप लिपिड्स की प्रेजेंटेशन याद करके बैठे हुए हैं, तो आप स्टार्ट करते हो व्हाट इज लिपिड, द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, एंड देन यू रीच ऑन फंक्शंस ऑफ लिपिड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए कि क्या पूछा है, क्या बताना है। जैसे वाइवा में कोई सवाल पूछा जाए, हमें अगर उसका आंसर नहीं आ रहा तो हम पीछे से 100 कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बेटा पास पेपर सॉल्व करना मैम ज़्यादा मीन्स ज़रूरी है। रिटन पेपर नहीं है ना? रिटन पेपर आपका बेटा मैम कुछ मीन्स कह नहीं के रिटन सकते। पेपर नहीं है? क्या आपको पैटर्न पता चल गया ऑनलाइन एग्जाम्स का? नो मैम। नहीं पता चला तो क्या पता एंड टाइम पे बॉम्ब फोड़ दे लम्स वाले आपके ऊपर कि रिटन पेपर्स भी हैं। रिटन मैम ऑन आवाज। ओके मैम। रिटन ऑन लैपटॉप, ऑन पीसी, ऑन कंप्यूटर, ऑनलाइन रिटन पेपर्स होंगे। पॉसिबल है बेटा, ऐसा होगा मे बी, क्योंकि अब तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर कंडक्ट किए हैं उन्होंने अपने ही उसके सवाल देने के नीचे 300 वर्ड्स की अलाउ किया हुआ है आपको आंसर। आपको उस सवाल का आंसर मैम 300 वर्ड्स के मुझे अंदर लिखना हम होता है। बताएं कैसे कैसे उन्होंने शेड्यूल दिया था जो दूसरी मैम यूनिवर्सिटीज थी। तब मैम हमारी उन्होंने आवाज आ रही मैम है एमबीबीएस आपको? असाइनमेंट के जो तौर पे हुए हैं क्वेश्चंस दिए थे। पेपर्स, वो तो बीसीक्यूज ही हुए हैं ना सारे। बेटा रीसीट में हुए हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मैंने खुद। नहीं, एमबीबीएस वालों का, एमबीबीएस वालों के भी हुए हैं, उनके भी बीसीक्यूज ही हुए हैं। प्रीवियस वालों की सिर्फ वो एमसीक्यूज हुए रीसेट हैं के हुए हैं। सेमेस्टर के। नो मैम डी सेट के हुए हैं रीसेट एमबीबीएस के वालों के। पेपर। बेटा रीसेट में तो उन लोगों को निकालना है, तो वो देंगे अगर एमसीक्यूज तो भी चल जाएगा। मैम आप अगर रिटन फॉर्म का कह रही हैं तो हमने सुना है वो जो दूसरे यूनिवर्सिटीज में पेपर्स हुए इस तरह हुए हैं, उनको असाइनमेंट के तौर पे पेपर्स दिए हैं और उनको टाइम दिया है कि इतने टाइम में आपको जमा करना है।
वो पेपर दे दिया है उन्होंने 6 सवालों का असाइनमेंट के तौर पे, आपको उसके आंसर्स करने, एक दिन दे दिया उनको टाइम शेड्यूल इस तरह दिया, वो तो पेपर्स बहुत आसान हो जाएंगे फिर। गूगल करने में आसानी हो जाएगी ना हाँ वो तो आसान बेटा। ही हो मैम जाएगी। गूगल करने इंजीनियरिंग से में वैसे भी मैम इंजीनियरिंग और आर्ट्स में आपके लिए कॉन्सेप्शनल पेपर बन सकते हैं, इसलिए वो आपको टाइम दे सकते हैं। मेडिकल में मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्सेप्ट होता है। मेडिकल में आपके पास ट्रुथ होता है, जस्ट जो बात है वही बात है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्शनल सवाल बनाकर वो आपको टाइम नहीं देंगे, मुझे ये लगता है। बाकी अल्लाह ताला मैम इस टाइम में आपकी दूसरे मदद तरीके से करें। हुए थे, जी इस टाइम में फिर दूसरे तरीके से हुए थे, अभी पेपर हुए थे सेमेस्टर के। आप मैम गूगल फॉर्म में ही होती है। ठीक है बेटा, आपका पैटर्न आ जाए फिर हम डिस्कस करते हैं। आई विश कि जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही हो। जी मैम। अगर वैसा हुआ तो बहुत आसान हो जाएगा ना। जी मैम। ठीक है। तो प्रियंका ने मुझसे पूछा था कि उसे ये स्लाइड समझ नहीं आई। हमने इस स्लाइड में अभी तक सिर्फ 2 ही ऊपर के 2 पॉइंट्स किए हैं बेटा। वॉइस क्लियर है उसमें। यस मैम अभी क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि लीवर आपकी इंक्रीज कर जाएगा ग्लाइकोजन। बेटा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके लीवर अपने पास बैठा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उसने कहा जबकि मेरे ऊपर कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें जो मतलब मुझे इमरजेंसी कोई काम होगा तो फिर मैं अपना ग्लाइकोजन अपना बैंक को खोलूंगा और अपने पैसे यानी ग्लूकोज यूज करूंगा। तो लीवर इस टाइम पे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बना बना के बॉडी को देगा और बॉडी उस ग्लूकोज को यूज करके अपने फंक्शंस करेगी। ठीक हो गया। हमारा जीआईटी ट्रैक पूरी तरह से इनहेबिट हो जाएगा क्योंकि उस वक्त हमें डाइजेशन की जरूरत नहीं है। उस वक्त हमें डाइजेशन की जरूरत नहीं है। उस वक्त हमें पैरासिस की जरूरत नहीं है। उस वक्त हमें स्टमक के जूसेस की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी में HCl की जरूरत नहीं है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो उस वक्त हमारा जीआईटी मुकम्मल तौर पे इनहेबिट हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन यानी एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा जो कि ज्यादा से ज्यादा जाकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे और बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा काम करो। यूरिथ्रल और एनल स्फिंक्टर हमारे क्या होंगे, इनहेबिट हो जाएंगे। इनहेबिट होने से यूरिथ्रल स्फिंक्टर इनहेबिट होने से मिक्चुरेशन नहीं होगी और एनल स्फिंक्टर्स इनहेबिट होने से हमारी डिफिकेशन नहीं होगी। यानी हमें स्टूल पास करने की डिजायर नहीं होगी और हमें यूरिन पास करने की डिजायर नहीं होगी। कभी ऐसा देखा है भागते हुए किसी को ख्याल हो या कोई इमरजेंसी मीटिंग है, आपका एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स में आपको फील हो रहा हो कि भाई मैंने आधा पेपर लिख लिया, नाउ आई हैव टू गो फॉर रिफ्रेश, मतलब मुझे फ्रेश होने जाना है, स्टूल या मुझे डेफिकेट यूरिन पास करना है, उसके बाद आके मैं नेक्स्ट पेपर लिखूंगा। ऐसा नहीं होता ना। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये सारी चीजें इनहेबिट हो जाती हैं। ब्लैडर की वॉल रिलैक्स हो जाती है, यानी अगर आपका ब्लैडर फुल है, आपको यूरिन का रिफ्लेक्स आ भी रहा है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, तो ब्लैडर और रिलैक्स होकर और स्पेस दे देगा, यूरिन को और भरने का चांस दे देगा, यानी कुछ टाइम के लिए रोक लेगा। मेटाबॉलिक रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा। आइज के ऊपर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट होगा, आपकी प्यूपल्स डायलेट हो जाएंगी। कभी किसी को देखा डर की वजह से उसकी आंखें फट जाती हैं, हम कहते हैं यार इसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई, इतना डर गया था। यानी वो अपनी इमरजेंसी सिचुएशन में उसकी प्यूपल्स डायलेट हो जाती हैं। इसका रीजन एक ये है कि अगर हमारी प्यूपल्स डायलेट हो जाएंगी तो हमें इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स की ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगी। भागते हुए हम लड़खड़ा के गिरेंगे कम, हमें ज्यादा अपनी इर्द गिर्द की सिचुएशन अपनी सराउंडिंग्स की ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगी। हम अलर्ट हो जाएंगे किसी भी किस्म की डेंजर से। ठीक हो गया बेटा। स्किन इंक्रीज स्वीट सिक्रीशन, पसीना ज्यादा आता है, लीडिंग टू इंक्रीज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। क्यों हीट लॉस क्यों करना जरूरी है? क्योंकि बेटा हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है। हमने इस स्लाइड में पढ़ा हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है, ग्लूकोज ज्यादा यूज कर रहे हैं हमारे स्केलेटल मसल्स। तो बेटा मेटाबॉलिक यानी मशीन जब ज्यादा चलेगी तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। अब ऐसा तो ना हो कि हमारी बॉडी हाइपरथर्मिया में जाकर और फिर हम गिर के मर जाएं। हाइपरथर्मिया में चले गए यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंटरनली कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा है, भागते हुए हमें पसीने छूटते हैं और उन पसीने के जरिए हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक हीट है वो बाहर निकल जाती है, एवापोरेट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट द इरेक्टर पेलाई मसल्स ऑफ द स्किन। स्किन के इरेक्टर पेलाई मसल्स क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे मसल्स होते हैं जो स्वीट ग्लैंड्स को, हमारे हेयर्स को इरेक्ट करते हैं। कहते हैं डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
तो वो जो रोंगटे खड़े होते हैं यानी जो मेरे हेयर्स इरेक्ट होते हैं वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन एरेक्ट विलाई मसल्स ऑफ द स्किन है। कॉन्स्ट्रक्ट करती है पेरिफेरल ब्लड वेसल, इंक्रीज ब्लड सप्लाई अवेलेबल टू द एक्टिव ऑर्गन्स। स्किन को ब्लड सप्लाई कम देते हैं और एक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ज्यादा देते हैं। एक्टिव ऑर्गन्स में वही बात आ गई, हार्ट, स्केलेटल मसल्स और ब्रेन हमारे एक्टिव ऑर्गन्स हैं। बेटा आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम समझ आया? सॉरी ये हाँ, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के इफेक्ट थे हमारे ओवरऑल बॉडी फंक्शंस पे। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ओवरऑल बॉडी में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करती क्या है? तो हमारा कौन सा अच्छा बच्चा है जो हमें बताएगा कि नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में करता क्या है? मारिया वाहिद बताएंगी। मारिया वाहिद। मारिया वाहिद आप सुन रही हैं? जी बेटा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में करता क्या है? हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, सुस्त करता है? मैम सुस्त करता है, मतलब टेस्ट वगैरह को बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, लेजी करता है। यानी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, ये रिलैक्सिंग सिचुएशन है। ठीक है, तो रिलैक्सिंग सिचुएशन में तो आप सोओगे ना, जी भर की नींद पूरी करोगे, मूवी देखोगे, आराम से बैठोगे, बहुत सारा खाओगे और बहुत सारा डाइजेस्ट करोगे और जल्दी मोटे हो जाओगे, सही है ना? So the parasympathetic nervous system is an energy conservation restoration system. हमारी एनर्जी को कंजर्व करता है, रोकता है, बचाता है, स्टोर करता है। और सिंपैथेटिक क्या कर रहा था? हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रहा था ना। हम अपना बेचारे, हमने ग्लाइकोजन अपना स्टोर किया था, हमने वो भी निकाल दिया अपना, हमने बहुत सारी हीट भी निकाल दी, हमने बहुत सारा अपने हीट को लॉस, एनर्जी को लॉस किया ना। ये हमारी एनर्जी को बचाता है। It regulates those activities that conserve and restore body energy during time of rest and digest. हम सो रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त हमारी जो बॉडी एनर्जी बना रही है वो स्टोर किए जा रहा है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारी एनर्जी को स्टोर किए जा रहा है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स करता है ओवर सिम्पैथेटिक सिस्टम्स। वही बात है बेटा, इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो सिम्पैथेटिक जो सिस्टम है हमारा डोमिनेट कर जाएगा, और अगर हमारा रेस्ट होगा, रिलैक्सेशन पीरियड होगा, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर जाएगा। ऐसे ही है ना? तो ये क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी, ये पैरासिम्पैथेटिक जो डोमिनेट कर रहा है वो हमारे ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स ऑफ गट को इंक्रीज कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को। इस तरह हमारी गट में पेरिस्टाल्सिस ज्यादा होगी, हमारी डाइजेशन ज्यादा होगी, डाइजेस्टिव जूसेस ज्यादा निकलेंगे, HCl ज्यादा निकलेगा, ग्लूकोज ज्यादा ब्लड में आएगा और ग्लाइकोजन बनकर स्टोर भी हो जाएगा। ये सारे प्यारे प्यारे काम पैरासिम्पैथेटिक की वजह से हो रहे हैं। सैलिवेशन, ज्यादा सैलिवा प्रोड्यूस होगा। लैक्रिमेशन, ज्यादा आंसू बनेंगे। यूरिनेशन, ज्यादा यूरिन पास करने की आदत होगी। डेफिकेशन, ये सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब ये एक्टिव होता है तो ये हमारा स्लाइवा इंक्रीज कर देता है, आंसू ज्यादा। आपने कभी नोट किया जब हम ज्यादा अरसा रिलैक्स बैठे हो ना पैरासिम्पैथेटिक, तो हमारा मूड स्विंग कर जाता है और हम उदास हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ज्यादा देर रिलैक्स बैठने से हम बोर और उदास हो जाते हैं। यस मैम। बिल्कुल बेटा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या काम करता है? सारे उल्टे काम। जो काम सिंपैथेटिक सिस्टम कर रहा था ना, वो ये सारे उल्टे काम करेगा उससे, क्योंकि ये उसका अपोजिट है, उससे इसका बहुत बड़ा झगड़ा है। ठीक है, समझे? बहन भाई हैं ये आपस में ना, तो बहन भाइयों की किसी किसी मामले में बिल्कुल नहीं बनती। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, वो कहेगा कि अच्छा तू हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, बेटा मेरा टाइम आने दे, मैं हार्ट रेट डिक्रीज करूंगा। तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, फोर्स हार्ट बीट की कम कर रहा है, कॉर्नरी आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करके हार्ट को ब्लड सप्लाई कम दे रहा है। इसका अपोजिट था पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा था, फोर्स इंक्रीज कर रहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, कॉर्नरी आर्टरी को डायलेट करके ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर रहा था टुवर्ड्स हार्ट, है ना? लेकिन यहाँ ये गलत कर रहा है, ये उसका उल्टा कर रहा है। रेस्पिरेटरी में, डिक्रीज करेगा। बिल्कुल रेस्पिरेटरी में ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा और बोलेगा क्या जरूरत है तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन स्केलेटल मसल्स को देने की। स्केलेटल मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन दोगे, उसकी थकन उतर जाएगी तो तुम उठ के काम करना शुरू हो जाओगे।
तो भाई तुम्हें काम नहीं करना, तुम्हें आराम करना है, इसलिए स्केलेटल मसल्स को ऑक्सीजन दो ही ना, उसकी थकन उतरे ही ना, और वो बैठा आराम ही करता रहे। समझ आई? तो जब स्केलेटल मसल ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल रही, यानी कि हम ब्रीथ में एयर ज्यादा नहीं ले रहे। ब्रीथ में एयर ज्यादा नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि हमारी जो ब्रोंक्यूल्स थे वो कॉन्स्ट्रिक्ट थे, उनका पैसेज छोटा था, उनका रास्ता छोटा था, वो छोटा पाइप था, इसलिए उसने छोटी सी ऑक्सीजन ली। ठीक हो गया बेटा? आपको मेरी बात समझ आती है? वैसे ये मैं एग्जांपल्स बहुत ही घरेलू सी एग्जांपल दे देती हूँ। यस मैम आती है। चलिए ठीक है। आई कॉन्स्ट्रिक्टिंग द प्यूपल, आई प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है क्योंकि सिंपैथेटिक प्यूपल को डायलेट कर रही थी ना इमरजेंसी सिचुएशन में। आप कहते थे कि मतलब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और आप पूरी दुनिया देख लेते हो, मतलब कहते हो ना कि असली चेहरा देख लिया मैंने तुम्हारा, जिसने मुझे मतलब स्ट्रेस किया। तो वो अपनी प्यूपल को डायलेट करेगा, अपनी सराउंडिंग से अलर्ट रहना है उसको। लेकिन जो सुस्त बंदा है, जो लेटा हुआ है, उसकी सराउंडिंग में उसको पता है क्या पड़ा है, और वही पड़ा रहेगा जब तक वो खुद चेंज नहीं करेगा। इसलिए वो अपनी प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है, हो जाती है उसकी, और वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो ख्वाब देख रहा है। ठीक है, तो बंद आंखों से ख्वाब देखे जाती है और खुली आंखों से दुनिया। तो सिंपैथेटिक आपको दुनिया दिखा रही है और पैरासिम्पैथेटिक ख्वाब दिखा रही है, सुला रही है। The eyelid tends to be closed, giving the appearance of sleepiness. और अब जब प्यूपल ही छोटी रह गई है तो जो उसके ऊपर पर्दा गिरना है, यानी हमारी आईलेड, वो कहती है कि ठीक है मैं भी आधी बंद हो जाती हूँ, मैं क्यों पूरी खुली रहूं और वो कॉन्ट्रैक्ट रहूं, मैं सेमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, यानी आधी बंद हो जाती हूँ, सोने सोने जैसी अपीयरेंस हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। मैम ऐसा तो कभी कभी हम अगर किसी काम में भी होते हैं तब भी होने लगता है। अगर वो काम बोर हो और वो काम में आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा ना हो तो स्लीपीनेस हो जाती। जैसे बेटा क्लास लेना, आप क्लास ले रहे हो ना, आपकी सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी चल रही है, आपके हाथ पांव नहीं चल रहे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, तो स्लीपीनेस कॉज हो जाएगी। आप आहिस्ता आहिस्ता सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में चले जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ पेन और कॉपी अपने पास रखा करें और लिखा करें, कुछ ना कुछ स्केलेटल करते रहा करें। ठीक है बेटा। डाइजेस्टिव और यूरिनरी सिस्टम बिल्कुल अपोजिट करेगा। किस तरह? वो क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन तोड़ के ग्लूकोज बना रहा था, और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, ग्लूकोज को जमा कर करके ग्लाइकोजन बना रहा है और लीवर में स्टोर कर रहा है। सिक्रीशन ऑफ बाइल भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सिक्रीशन ऑफ बाइल क्या है, बाइल क्या है बेटा, बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है ना जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस वक्त डाइजेशन अच्छी हो रही है ना, तो इसलिए बाइल की जरूरत भी पड़ेगी, तो लीवर बाइल भी सीक्रेट करेगा। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, खाने का फूड का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। ठीक हो गया। यूरिथ्रल एंड एनल स्फिंक्टर, यानी रिलैक्सेशन हो जाएगी आपकी यूरिथ्रल और एनल स्फिंक्टर्स की, और आप सोचोगे मैं फ्री बैठा हूँ और मेरा खाना भी हजम हो गया, अब मुझे फीलिंग हो रही है कि मुझे डिफिकेशन करनी चाहिए, मेचुरेशन करनी चाहिए, तो आप यूरिन और स्टूल पास करोगे। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करती है, इस फिगर से आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। स्टिमुलेट करता है आपका स्वीट ग्लैंड्स, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है आपकी पेरिफेरल वेसल्स, इंक्रीज करती है ब्लड सप्लाई टू द स्केलेटल मसल्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल्स, ब्रेन और हार्ट तीनों सिस्टम एक्टिव होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। ठीक है ना? इंक्रीज करेगा क्रोनोट्रॉफिक्स एंड ऑनोट्रॉफिक्स इफेक्ट्स। क्रोनोट्रॉफिक और ऑनोट्रॉफिक क्या है? बेटा ये अतरुबा बताएंगी मुझे। अतरुबा, क्रोनोट्रॉफिक एंड ऑनोट्रॉफिक क्या है? अतरुबा, आप कम बातें करती हैं। मैम ये हार्ट रेट को चेंज करता है क्या? हार्ट मसल्स में आयन की मूवमेंट, आयन की डाइजेशन एंड कंजप्शन, कोनोट्रॉफिक आइनोट्रॉफिक इफेक्ट्स। ब्रोंकियोडाइलेशन,
बेटा क्या कर रहा है, ब्रोंक्यूल्स का रेस्पिरेटरी पाथवे इंक्रीज कर रहा है, यानी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज्यादा एयर आएगी, स्टिमुलेशन कराएगा एनआरजी प्रोडक्शन की। एनआरजी क्या है? एनआरजी नॉन रीनल ग्लैंड्स, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन की सिक्रीशंस प्रोडक्शंस बढ़ाएगा, रिड्यूस करेगा ब्लड फ्लो टू द एब्डोमेन। एब्डोमेन में क्यों ब्लड फ्लो कम करेगा? क्योंकि उसे जीआईटी को तो देना ही नहीं है ना ब्लड फ्लो। ठीक हो गया। डिक्रीज करेगा डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल्स को ब्लैडर की वॉल में, रिलीज करेगा ग्लूकोज स्टोर फ्रॉम लीवर। लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसको रिलीज कर करके ब्लड में भेजेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा बेटा? इसका अपोजिट काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्टिमुलेट करेगा, रिजल्ट इन प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन। वो कह रहा था प्यूपिलरी डायलेशन, ये करवाएगा प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन। सीक्रेट करेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को, और वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को इनहिबिट कर रहा था, ये स्टिमुलेट कर रहा है, सिक्रीशंस बढ़ा रहा है। इंक्रीज करेगा स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को अलोंग, मैं आ रही हूँ रोटी बनाती हूँ, और ये इंक्रीज करेगा स्मूथ मसल एक्टिविटी अलोंग जीआईटी ट्रैक। स्मूथ मसल एक्टिविटी किसकी बढ़ा रहा है? ये जीआईटी ट्रैक्स की, यानी पैरास्टेसिस मूवमेंट्स को इंक्रीज कर रहा है। ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शंस कर रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन में कंस्ट्रिक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर रहा है हार्ट रेट को, नेगेटिव ऑनोट्रोफिक इफेक्ट। हार्ट रेट कम होना ऑनोट्रोफिक है, इंक्रीज हो जाना कॉनोट्रोफिक है, कह सकते हैं आइंस का आना जाना, कॉनोट्रोफिक ऑनोट्रोफिक इफेक्ट्स। बेटा ये था आपकी प्रेजेंटेशन, आपके फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम कुछ जनरल बातें करते हैं और फिर मीटिंग एंड करते हैं। बेटा स्लाइड में से भी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, मुझे स्लाइड्स फिंगर टिप्स पे याद हैं, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है, अगर मैंने स्लाइड्स बंद कर दी हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम एनआरजी का बताएं। एनआरजी रीनल ग्लैंड्स। बेटा रीनल ग्लैंड कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड। सीक्रेट क्या कर रहा है? एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन फॉर सिंपैथेटिक सिस्टम्स। जी तो बेटा अब मुझे आप लोगों से ही पूछना था कि निम्रा जा चुकी हैं? यस मैम। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस में भेज दूंगी। आज सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ने हमारी क्लास ली है। मैम वो बताएं जो आप हमसे पूछ रही थी, हमें उसका आंसर नहीं आता। ध्रुवा आपको ऑनोट्रॉपिक आंसर और नहीं आता? क्रोनोट्रॉपिक। नो मैम। ऑनोट्रॉफिक एंड क्रोनोट्रॉफिक। बेटा कार्डियक मसल्स के अंदर आइंस की एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, कंजप्शन ऑनोट्रॉफिक और क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट्स होते हैं। मतलब इस लेवल पे आप सिर्फ इतना समझो कि हार्ट मसल्स की एक्टिविटी उसको बढ़ाना मैम कम दोनों करना। ही होते हैं। बढ़ाते किससे? मैम ऑनोट्रॉपिक से। आवाज नहीं आ रही है, अगेन बताएं। महक जनता अथरूबा जी। बेटा हार्ट के कार्डियक मसल्स में आइंस की एक्टिविटी क्रोनोट्रॉफिक ऑनोट्रॉफिक कहलाती है, ठीक है? और आइंस की एक्टिविटी हम मींस कहते हैं ना, एक्शन कौन सी पोटेंशियल आई? जनरेट कौन हुआ, सी? कॉन्ट्रैक्शन हुई, रिलैक्सेशन हुई। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ही तो यस आइंस की एक्टिविटी है, यानी हार्ट रेट। मैम। जी तो अब बेटा अब लाइक कल हम क्या करेंगे, अपना बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बायोकेमिस्ट्री के हमारे दो बड़ी बड़ी हेडिंग्स रहती हैं। लिपिड्स, जिसके ऊपर मुझे 2 क्लासेस चाहिए, और दूसरी है लिपिड्स के बाद है हमारी अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, उस पर भी मुझे 2 क्लासेस चाहिए। जैसे कि वेडनेसडे को रीसेट की एग्जाम्स हैं एनेटमी के, और उसमें मेरी ड्यूटी है, मुझे जाना होगा। तो खैर 2 बजे तक क्लास तो हो जाएगी क्योंकि मैं जल्दी वापस आ जाती हूँ। हम 2 क्लासेस में लिपिड्स पढ़ेंगे, 2 क्लासेस थर्सडे वाली 2 क्लासेस में हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स, और फ्राइडे को हम जितनी भी हमने क्लासेस ली हैं फिजियोलॉजी की हुई या बायोकेमिस्ट्री की हुई, उन दोनों में से जितने भी सवाल हैं, जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, जो जो हमें बताना है, वो हम सब उसमें से देखेंगे, पढ़ेंगे, वो हमारी डिस्कशन क्लास होगी, ठीक है?
और इसके अलावा भी बेटा इसके बाद ईद आ जानी है, ईद के बाद पता नहीं क्लासेस होती हैं या नहीं। आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में अब तो मैं ऐड हूँ, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। सो शुड वी एंड द क्लास? थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम।